हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पर। और बच्चों, ये क्रैश कोर्स चल रहा है, यानी कि 30 डेज या 30 डेज में क्लास 12th का होम साइंस जो है उस तरीके से पढ़ लिया जाएगा कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप हमारे इस इम्पोर्टेंट सेशन में लाइव आ जाइए जल्दी से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए कि जितने लोग होम साइंस पढ़ने वाले बच्चों उनके साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, कि जल्दी आइए, ज्ञान गुरु एकेडमी के चैनल पर होम साइंस की भी क्लासेस दी जा रही हैं, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी से आ जाइए। और ये बताइए बच्चों कि क्या आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही है? यस, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ रही है। ठीक है, तो कल हमने देखा था ब्लड ग्रुप तक, और आज हम लोग देखने वाले हैं ब्लड ग्रुप से आगे। ठीक है, और ये बात बता दें कि ब्लड ग्रुप की खोज, आज फिर से बता दें कि ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, आइए इसके आगे देखते हैं। और हमको देखना था बच्चों रुधिर आधान, यानी कि हम इसको बोलते हैं कि रुधिर आधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है, यानी कि जब हमको अपने रुधिर वर्ग के बारे में बच्चों पता रहता है। ठीक है, और इन फ्यूचर हमें किसी से ब्लड लेना हो या उनको रक्त देना हो। ठीक है, तो उस वक्त इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमको पड़ती है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि क्या होता है यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, यानी कि रुधिर वर्ग ए है, वह केवल ब्लड ग्रुप ए वाले को दे सकता है और ब्लड ग्रुप ओ वाले को ब्लड ग्रुप दे सकता है। ब्लड ग्रुप ए का मतलब ये होगा कि वह व्यक्ति जिसका जो ब्लड ग्रुप है, यानी कि रुधिर वर्ग है ए हो, या उस व्यक्ति को अपना रुधिर दे सकता है जिसका रुधिर वर्ग ओ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति कौन कौन से ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति है वो ब्लड ग्रुप ए को और ब्लड ग्रुप ए बी को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वह व्यक्ति जो ब्लड ग्रुप बी वाला हो, वह बी ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है और ओ वाले से ले सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है बच्चों, सॉरी दे सकता है। ठीक है, जबकि जो ग्राही होता है, ठीक है, वो है ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक, फिर इसके बाद बात की जाती है ए बी ब्लड ग्रुप वाले को, यानी कि जो सर्वग्राही है। ए बी ब्लड ग्रुप वेरी इंपॉर्टेंट बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि ब्लड ग्रुप जो ए और बी वाले होते हैं इनको सर्वग्राही कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। ठीक है, यह जो होते हैं ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक, और क्या कर सकते हैं, देखिए ब्लड ग्रुप ए बी एवं ए से क्या कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, जबकि ए और बी वाले को ब्लड ग्रुप क्या करेंगे बच्चा, दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आखिरी में बचता है हमारा ब्लड ग्रुप ओ। कौन सा बचेगा, ब्लड ग्रुप ओ बचेगा। ठीक है, यानी ओ को बोलते हैं सर्वदाता। जो ब्लड ग्रुप ओ होता है बच्चों, वह क्या करता है कि ब्लड ग्रुप ए बी ए बी, ठीक है, सभी को दिया जा सकता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सर्वदाता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ओ वाले से ब्लड ग्रुप ले सकता है। ठीक है, और यह दे सकता है ब्लड ग्रुप ए को, बी को, ठीक है, और ए बी और ओ को दे सकता है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और आइए देखते हैं बच्चों। अगला जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है हार्ट, यानी कि हृदय। ठीक, हृदय हम लोग पढ़ने वाले हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है हृदय मनुष्य के लिए भी। तो देखते हैं, हृदय जो होता है मानव शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। हृदय विशेष प्रकार की हृदय पेशियों, यानी कि कार्डियक मसल द्वारा बना होता है। ठीक है, इस बात मैं फिर से आपको बता दूं कि जो हृदय होता है मानव के शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, और हृदय एक विशेष प्रकार की हृदय पेशियों से, यानी कि कार्डियक मसल द्वारा बना होता है। ठीक है, फिर देखिएगा ये पेशियाँ जीवन पर्यंत क्रियाशील होती हैं।
हृदय विभिन्न रुधिर अंगों से रुधिर एकत्र करके विशेष वाहिनियों की सहायता से इसे विभिन्न अंगों में पंप करता है। यानी कि देखिएगा क्या कहा जा रहा है बच्चों आपसे, कहा जा रहा है कि जो हृदय होता है यह जीवन पर्यंत काम करता है। मैं आपको ये बात बता दूं कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, ठीक है, प्रथम तिमाही जो गर्भावस्था की होती है, हृदय उसी वक्त बनता है और उस वक्त से लेकर जीवन पर्यंत यानी कि मृत्यु तक यह व्यक्ति का साथ निभाता है और जब यह साथ छोड़ देता है तो व्यक्ति इस दुनिया से भी साथ छोड़ देता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है जो हार्ट है, हृदय है, यह मानव शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक अंग है और यह विशेष प्रकार की कार्डियक मसल्स के द्वारा बना होता है और ये पेशियां जीवन पर्यंत क्रियाशील होती हैं। ठीक, हृदय विभिन्न अंगों से, हृदय का काम पंपिंग ऑर्गन की तरह होता है, यानी कि मनुष्य के शरीर के सभी अंगों को यह रक्त प्रदान करता है, भी करता है। हृदय के विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वाहिनियों से की सहायता से कहाँ पहुँचाता है, अंगों तक पहुँचाता है। यानी कि जो हार्ट का काम होता है शरीर से शरीर से ठीक है, रुधिर एकत्र करता है और वाहिनियों की सहायता से अंगों तक ये पहुँचाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं बच्चों, हृदय क्या, हृदय की रचना किससे होती है, पेशियों से होती है। फिर यह पूछा जाता है कि यह फेफड़ों के बीच दाईं ओर, इंग्लिश में बोला जाता है टिल्टेटेड रहता है, यानी कि थोड़ा सा झुका रहता है। फेफड़ों के बीच बाईं ओर थोड़ा सा यह झुका होता है और स्थित होता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है कि जो मनुष्य का हृदय होता है वह 4 कोष्ठों में विभाजित होता है। ठीक है, 4 कोष्ठों में विभाजित होता है, जिसे आलिंद और निलय कहते हैं। ठीक है, इसे बायां आलिंद, दायां निलय, ठीक है, और में विभाजित होता है। ठीक, आगे देखिए, इसके ऊपरी 2 कोष्ठ होते हैं जिनको आलिंद तथा निचले वाले को निलय कहते हैं। ठीक है, शरीर का जो हृदय का मुख्य कार्य शरीर में रुधिर का सुचारू परिसंचरण करना होता है। जो हृदय का मुख्य काम होता है बच्चों, वह शरीर में रुधिर के जो परिसंचरण है, यानी कि जो बहाव है, उसका सुचारू रूप से कार्य करना ही हृदय का कार्य है। ठीक है, हृदय फेफड़ों से शुद्ध रुधिर ग्रहण करके उसे पूरे शरीर में भेजता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों से तथा क्या बच्चों, शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न अंगों से रुधिर को ग्रहण करके पुनः शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में भेजता है। ठीक है, यानी ये कहने का मतलब है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद जो वायु होती है हमारे फेफड़ों में चली जाती है और वहाँ से यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर शरीर में पूरे अंगों को, ठीक है, उसका रक्त का परिसंचरण करता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि इस प्रकार रुधिर शरीर के सभी अंगों में प्रवाहित होने के लिए हृदय 2 बार गुजरता है। ऐसे परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। यानी कि 1 मिनट में आपके शरीर का जो भी रक्त होता है वह हृदय से यदि 2 बार गुजरता है बच्चों, तो उसे कहा जाता है दोहरा परिसंचरण, यानी कि डबल सर्कुलेशन। ठीक है, और जो मनुष्य होता है उसमें पहला तो बंद परिसंचरण पाया जाता है और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं बच्चों कि उसमें डबल सर्कुलेशन यानी कि दोहरा परिसंचरण पाया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि मनुष्य के हृदय से 1 मिनट में उसका पूरा रक्त जो होता है 2 बार गुजरता है। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है बच्चों कि शरीर में रुधिर को पंप करने के लिए हृदय निरंतर सिकुड़ता एवं शिथिल होता है। क्या कहता है बच्चों कि जब हृदय सिकुड़ता है और शिथिल होता है तो सिकुड़ने की जो प्रक्रिया होगी, हृदय के सिकुड़ने की प्रक्रिया को प्रकुंचन यानी कि सिस्टोल तथा शिथिल होने की अनुशीलन को डायस्टोल कहते हैं। जब हृदय सिकुड़ता है
उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकुंचन, यानी कि सिस्टोल कहते हैं। और जब अनुशीथिलन होता है तो उसे डायस्टोल कहते हैं। ठीक है। संकुचन एवं शिथिलन होने की क्रिया को हृदय स्पंदन कहते हैं। इसी हृदय के संकुलन और शिथिलन होने की प्रक्रिया को ही बच्चों हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट कहते हैं, यानी कि हृदय का धड़कना भी कहते हैं। ठीक है। और अगली बात बताई जा रही है कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है, स्वस्थ मनुष्य में हृदय स्पंदन यानी कि जो इसकी हार्ट बीट होती है, जो आपने देखा होगा, कभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर साहब स्टेथोस्कोप से आपके हृदय की धड़कनों को सुनते हैं। वो यही देखना कह चाहते हैं कि क्या 1 मिनट में आपका हृदय 72 बार धड़क रहा है, या उससे कम तो नहीं, या उससे ज़्यादा तो नहीं। और इस अनुमान पे वो आपके स्वस्थ होने का अनुमान लगाते हैं। ठीक है। तो अगला पॉइंट यही कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य में हृदय का जो स्पंदन होगा यानी कि हार्ट बीट होगी बच्चों, वो कितनी होगी? तो वो होती है 72। दर जो होती है यानी कि हृदय जो होता है आपका 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं। जब जब हृदय रुधिर को कम पंप करता है, जब हृदय रुधिर को कम पंप करता है, तब रुधिर द्वारा वाहिनियों की भित्ति पर दबाव डाला गया दबाव ही ब्लड प्रेशर कहलाता है। देखिए, आपने देखा होगा, ठीक है, कि जब हृदय क्या करता है बच्चों कि पंप करता है, उस समय जो रुधिर का दबाव हमारी धमनियों के ऊपर पड़ता है, वही हमारा ब्लड प्रेशर कहलाता है, यानी कि रक्तचाप कहलाता है। और वह होना चाहिए 120 से 80 mmHg के बीच होना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में मैं वही बात आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हृदय संकुचन के समय डाले गए दबाव को प्रकुंचन यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, तथा अनुशीतलन के समय उत्पन्न दबाव को अनुशीतलन यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट ये कह रहा है बच्चों आपसे, अगला पॉइंट बच्चों कह रहा है आपसे, देखिए कि एक सामान्य व्यक्ति में रुधिर का जो दाब होता है यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है, वो होता है 120 से लेकर 80 mmHg तक होता है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और मैं एक बात बता दूं कि यदि आपके रुधिर का दाब 120 से जब ज़्यादा होने लगता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं, ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। ठीक। और यदि कम रहता है तो उसको बोला जाता है, ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में बच्चों की, लो प्रेशर है। ठीक है, लो प्रेशर। ठीक। आगे आगे देखते हैं। रक्त वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। ये ब्लड वेसल्स क्या हैं? ठीक है। तो अगली हमारी टॉपिक होने लगा है ब्लड वेसल। और देखिए, ये निम्नलिखित कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? तो ब्लड वेसल्स 3 प्रकार की होती हैं। इसमें पहला जो प्रकार है वो होता है धमनियाँ, जिसे बोलते हैं आर्टेरीज। ठीक है। और देखिए, जो आर्टरी यानी कि धमनियाँ होती हैं, ये हृदय से शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाती हैं। धमनियों का क्या कार्य है? आप इस बात को याद रखिएगा कि धमनियों का कार्य होता है हृदय से शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाना धमनियों का काम होता है। ठीक है। ये केवल फुफ्फुसी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में ही अशुद्ध जो रुधिर होता है वो बहता है। और इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी के अलावा जितनी भी आर्टरीज हैं यानी कि धमनियाँ हैं बच्चों, उनमें ऑक्सीजनेटेड यानी कि शुद्ध रुधिर वाला जो रक्त रहता है वो प्रवाह करता रहता है। ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं। दूसरा जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो है सिरा, जिसको बोलते हैं वेन्स। वेन्स का जो कार्य होता है वो अंगों से अशुद्ध रुधिर को वापस हृदय में लाने का जो कार्य होता है। ठीक है। देखते हैं, वेन्स का जो कार्य है ये अंगों से अशुद्ध रुधिर को वापस हृदय में लाते हैं, तथा केवल फुफ्फुसी सिरा यानी कि पल्मोनरी वेन्स, ये दोनों नाम आपको याद रखेंगे कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसी में केवल अशुद्ध रुधिर बहता है। और इसको छोड़कर सभी आर्टरी में जो ब्लड क्या फ्लो होता है बच्चों, यानी कि जो रक्त का बहना होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि शुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है। और जो वेन्स होते हैं, वेन्स में
जो पल्मोनरी आर्टरी होती है सिर्फ इसमें शुद्ध रुधिर बहता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। बाकी सभी वेन्स में बच्चों क्या होता है कि अशुद्ध रुधिर का बहाव होता है। फिर तीसरी बात आती है बच्चों केशिकाएँ पर, यानी कि कैपिलरी। ये बहुत महीन होती हैं। देखिए केशिकाएँ जो होती हैं वो बहुत महीन होती हैं। ये शिरा और धमनियों को परस्पर जोड़ने का कार्य करती हैं, यानी कि जो कैपिलरीज़ होती हैं बच्चों, ये आर्टरी और वेन्स को जोड़ने का कार्य करती हैं। ठीक है? अगले आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में बच्चों आपसे पूछा जाता है, ठीक है? कि डिफ़रेंस बताइए, व्हाट इज़ द डिफ़रेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स? ठीक है? तो आइए हम लोग बारी-बारी से देखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि धमनी और शिरा में अंतर क्या-क्या है, ठीक है? तो आइए पहला पॉइंट देखें, जो धमनियाँ होती हैं, पहले देखिए, पहले क्या लिखा हुआ है? धमनी और शिरा में अंतर, ठीक है? तो पहला पॉइंट हम लोग धमनी का देखते हैं। जो धमनियाँ होती हैं, रुधिर को शरीर से हृदय के विभिन्न अंगों की ओर ले जाती हैं, ठीक है? धमनियों का कार्य होता है कि रुधिर को शरीर से, ठीक है? रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों की ओर ले जाती हैं, जबकि जो शिरा होता है बच्चों, रुधिर को शरीर से विभिन्न अंगों से हृदय की ओर लाता है, ठीक? याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग, इस पे फिर दिया हुआ है सेकंड पॉइंट, ठीक? कि जो धमनियाँ होती हैं, धमनियों में शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है, ठीक है? किसका प्रवाह होगा? जो धमनियाँ हैं, ठीक है? उसमें शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है एक्सेप्ट यानी कि छोड़कर, ठीक है? किसको? फुसफुसीय, ठीक है? फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रुधिर का बहाव होता है, जबकि शिराओं में शुद्ध रुधिर बहता है एवं केवल फुफ्फुसीय, ठीक है? शिराओं में ही शुद्ध रुधिर बहता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, जो धमनियाँ होती हैं, धमनियों की जो दीवारें होती हैं, ठीक है? वो भित्ति मोटी होती है, वो लचीली होती है। धमनियों की दीवारें बच्चों कैसी होती हैं? मोटी होती हैं और लचीली होती हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, ठीक? जो शिराएँ होती हैं, शिराएँ पतली होती हैं। शिराएँ कैसी होंगी बच्चों? पतली होती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या लिखा हुआ है। फोर्थ पॉइंट आपसे ये कह रहा है बच्चों, फोर्थ पॉइंट देखिए कह रहा है कि धमनियाँ विभाजित होकर नई छोटी शाखाएँ यानी कि धमनिकाएँ बनाती हैं। जो धमनियाँ होती हैं विभाजित होकर कई छोटी शाखाएँ यानी कि धमनिकाएँ बनाती हैं। जबकि बात करें बच्चों शिराओं की, तो शिराओं में ध्यान देना, शिराओं का निर्माण छोटी-छोटी शिराओं यानी कि वेन्यूल के परस्पर मिलने के कारण होता है। याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि शिराओं के निर्माण छोटी-छोटी, ठीक है, छोटी-छोटी शिराओं यानी कि वेन्यूल के परस्पर मिलने से होता है। 5वें पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5वां पॉइंट बच्चों हमारा कह रहा है कि धमनियों की भित्ति में पेशी स्तर मोटा होने के कारण इनकी गुहाएँ कैसी होती हैं? तो मोटी होती हैं, क्योंकि जो धमनियों की पेशी स्तर होती है, वो मोटी होती है और मोटी होने के कारण इनकी गुहाएँ संकरी हो जाती हैं, ठीक है? जबकि वहीं हम लोग बात करें पेशी स्तर जो होता है, पेशी स्तर पतला होता है और पतला होने के कारण जो गुहाएँ होंगी इनकी चौड़ी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखें, जो धमनियाँ होती हैं इनमें रुधिर का प्रवाह अत्यधिक दबाव में झटके के साथ होता है। धमनियों में बच्चों जो रुधिर का प्रवाह होता है वो अत्यधिक दबाव के साथ झटके में होता है, ठीक है? फिर बात करें हम लोग रुधिर में दबाव बहुत रुधिर में बहुत कम दबाव में समान गति से होता है, ठीक है? यानी कि शिराओं में रुधिर जो है, वो बहुत कम दबाव में और समान गति से प्रवाहित होता रहता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें 7वें पॉइंट की, तो 7वां पॉइंट देखिएगा, धमनियों में स्पष्ट स्पंदन होता है, ठीक है? जबकि शिराओं में स्पष्ट स्पंदन नहीं होता है। 8वें पॉइंट की बात करें तो देखिएगा, ये शरीर में गहराई में स्थित होती हैं। जो धमनियाँ होती हैं वो शरीर में गहराई में स्थित होती हैं। जबकि बात करें हम लोग शिराओं की, तो ये शरीर के ऊपरी स्तर पर ही पाई जाती हैं। 9वें पॉइंट की बात करें बच्चों, 9वें पॉइंट की बात करें तो देखिएगा आप लोग, धमनियाँ जो होती हैं, धमनियों में कपाट नहीं होते हैं। धमनियों में कपाट यानी कि वाल्व नहीं लगे होते हैं।
जबकि शिराओं में अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं जो रुधिर को शरीर की ओर उल्टा बहने से रोकते हैं। ठीक है, आप इस बात को बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको याद रखेंगे कि धमनियों में वाल्व नहीं लगे होते हैं, यानी कि यह क्या करेगा बच्चों कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है ब्लड का। ठीक है, जबकि शिराओं में अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं जो रुधिर के उल्टा बहाव को रोकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं और ये देखते हैं लसिका परिसंचरण। ठीक है, लसिका परिसंचरण देखते हैं बच्चों। और देखिए, लसिका तंत्र लसिका कोशिकाओं, लसिका वाहिनियों, लसिका गांठों तथा लसिका अंगों जैसे प्लीहा, थाइमस, ग्रंथि, टॉन्सिल आदि से बना होता है। ठीक है, बात करें लसिका परिसंचरण यानी कि लिम्फैटिक फ्लो की। ठीक है, तो उसमें लसिका तंत्र, लसिका की कोशिकाएं, लसिका वाहिनिकाओं, ठीक है, लसिका गांठों तथा लसिका अंगों जैसे कि प्लीहा, थाइमस, ग्रंथि, टॉन्सिल आदि से बना होता है। लसिका जो होता है बच्चों, लसिका वास्तव में छना हुआ रुधिर होता है। लसिका वास्तव में बात की जाए तो छना हुआ रुधिर होता है। इसे में इसमें देखिए बात की जाए, इसमें प्लाज्मा एवं डब्ल्यूबीसी की कणिकाएं होती हैं। यानी कि इसमें बात की जाए प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त की कणिकाएं होती हैं, परंतु इसमें लाल रुधिराणुओं का पूर्ण अभाव होता है, यानी कि ये कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस यानी कि रंगहीन इसलिए होता है कि इसमें लाल रुधिराणुओं का अभाव होता है। ठीक है, फिर बात की जाए कि श्वेत रुधिराणुओं में लिम्फोसाइट की संख्या कैसी होगी बच्चों? सर्वाधिक होगी। देखिएगा कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। फिर बात किया जाए कि लसिका तंत्र के सर क्या-क्या हैं? यदि बोर्ड एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाए तो हम कैसे बताएँगे? ठीक है, तो बच्चों बिल्कुल बहुत वेरी सिंपल है ये। ठीक है, लसिका तंत्र के कार्य की बात की जाए, ठीक है, तो लसिका तंत्र के कार्य आप बोर्ड एग्जाम्स में अपने हेडिंग्स डालिएगा और लिखना शुरू करिएगा। उसमें पहला पॉइंट लिखिएगा कि लसिका तंत्र के कार्य निम्नलिखित होते हैं और इन निम्नलिखित कार्यों में बातें करिएगा बताने की शुरुआत कि धमनी कोशिका से विसरित पदार्थों को रुधिर तंत्र में वापस लाती है। जो धमनी होती है, केशिका से विसरित पदार्थों को रुधिर तंत्र में वापस लाने का कार्य करती है। सेकेंड पॉइंट में समस्त कोशिकाओं तक पोषण पहुंचाने का कार्य भी इसका होता है। तीसरा जो कार्य है बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवाणु आदि का भक्षण। ठीक है, लसिका का कार्य है जीवाणुओं का भक्षण करना। चौथा है प्रतिरक्षी निर्माण द्वारा प्रतिरक्षण में भाग लेना। फिर जो इसका पॉइंट है बच्चों, घाव का भी भरना इसका कार्य है। और छोटी आंत में वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण करना भी इसका वर्क है। ठीक है, फिर आपसे बोर्ड एग्जाम में कम से कम बच्चों 2 नंबर में पूछा जाता है कि रुधिर तथा लसिका में क्या अंतर होता है? रुधिर तथा लसिका में क्या अंतर होता है? तो बिल्कुल आप अंतर लिख कर आएँगे क्योंकि आप ज्ञान गुरु एकेडमी में पढ़ने वाले छात्र हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इस बात की चिंता ना करें कि मैं क्या लिखूँगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है? अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे रुधिर में और लसिका में? ठीक है, तो एक तरफ लिखेंगे रुधिर और एक तरफ लिखेंगे लसिका। ठीक है, और रुधिर में पहला पॉइंट लिखेंगे कि रुधिर का रंग कैसा होगा बच्चों? लाल रंग का होगा, जबकि लसिका का रंग कैसा होगा? श्वेत होगा, श्वेत, व्हाइट नहीं बिल्कुल। ठीक है, कैसा होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, यानी कि रंगहीन होता है। फिर बात की जाए सेकेंड पॉइंट की, तो देखिएगा रुधिर में लाल रुधिराणु पाए जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि जब रुधिर होगा तो उसमें लाल रुधिराणु पाए जाएँगे। ठीक है, लाल रुधिराणु बच्चों क्या होंगे? पाए जाएँगे। ठीक है, जबकि लसिका में लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते, लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट करिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। देखिएगा न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है, न्यूट्रोफिल्स की संख्या रुधिर में अधिक होती है, जबकि लिम्फोसाइट की संख्या ठीक है, लसिका में अधिक होती है। चौथे पॉइंट की बात करें तो रुधिर द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, जबकि बात की जाए लसिका कार्बन ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन नहीं करती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लसिका होती है बच्चों, ठीक है, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन नहीं करती है। देखिए ये वाला पॉइंट। ठीक है, फिर बात करते हैं
5वें पॉइंट पे और देखते हैं। जो ब्लड होता है, ठीक है, या जो रुधिर होता है, वो विलेय प्लाज्मा प्रोटीन इसमें अधिक पाई जाती है। विलेय प्लाज्मा प्रोटीन रुधिर में अधिक पाई जाती है, जबकि इनसॉल्युबल जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है, वह पाया जाना कैरेक्टर होता है किसका? लसिका का, यानी कि लिम्फ का, ठीक है। 6वें पॉइंट की बात करें तो देखते हैं कि आरबीसी यानी रुधिर में ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। पदार्थ की मात्रा बच्चों क्या होगी? अधिक होती है, ठीक है, क्या होगी? अधिक होगी। और लिम्फ की बात करें तो उत्सर्जी पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, ठीक है। तो आई होप कि अंतर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में लिख लाएंगे, ठीक है। रुधिर और लसिका में मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से डिफरेंस है। देख लीजिएगा, रुधिर लाल रंग का होता है, जबकि लसिका सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है। रुधिर में लाल रुधिराणु पाए जाते हैं, जबकि लसिका में लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। फिर रुधिर में न्यूट्रोफिल की संख्या अधिक होती है, जबकि लिम्फ में लिम्फोसाइट की संख्या अधिक होती है, ठीक है। आरबीसी ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, जबकि जो लसिका होता है, न तो ऑक्सीजन न तो कार्बन डाइऑक्साइड ये परिवर्तन इनका नहीं करता है। फिर प्रोटीन सॉरी जो आरबीसी होता है यानी कि रक्त होता है, इसमें विलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होता है, जबकि प्लाज्मा में अविलेय जो होता है वो अधिक होता है, ठीक है। अविलेय, यहाँ बात करेंगे किसकी? यहाँ पे अविलेय अधिक होगा और रक्त में क्या होता है? विलेय प्लाज्मा की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। और 6वां पॉइंट है, जो रक्त होता है ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ इसमें अधिक पाए जाते हैं, जबकि लिम्फेटिक में उत्सर्जी पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास बच्चों यहीं तक। आई होप कि ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। अगले क्लास में जब हम लोग कल इसी टाइम मिलेंगे, देखिए बच्चों, कल की जो क्लास शाम को हो रही थी, थोड़ा नेटवर्क बच्चों इशू हो जाता है, तो आपकी क्लासेज 2:15 से चला करेंगी, ठीक है। दोपहर के 2:15 से चला करेंगी। और ये क्रैश कोर्स है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपके होम साइंस का जितना भी मटेरियल है, वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क ला सकें, ठीक है। तो जाते-जाते मैं ये बात और कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इतना ही नहीं, यदि आपके ग्रुप हों, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, तो भी इस पे ये शेयर कर दीजिएगा कि उन बच्चों को भी लाभ हो पाए, जो लॉकडाउन की वजह से विद्यालय नहीं जा पाए हैं, ठीक है, और अपने होम साइंस की पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, ठीक है, वो इस चीज़ से वंचित न रह जाएँ, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।